गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय 100 मेगा छात्रवृत्ति के लिए पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का जो हमारा चैप्टर है अध्याय 10, जिसका पाठ का नाम है ध्वनि साउंड। क्या है? ध्वनि और साउंड। अब इसे ध्वनि और साउंड में हमें देखना ये है, ठीक है, कि ये ध्वनि क्या होती है ना, उसके बाद ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जान लो कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें क्या करती है, जो हमें सुनने की संवेदनाएं क्या होती है, प्राप्त करती है। आप याद रखना कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने में संवेदनाएं क्या करती है, प्रदान करती है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और वो हमें सुनने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। बात समझ ना, कैसे की दिक्कत किसी को? ध्वनि समझ में आ गया कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने में क्या करती है, हाँ, मदद करती है, प्रदान करती है, संवेदनाएं प्राप्त करती है। क्लियर? क्या दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब बात यहाँ पे आती है कि हमें सारे चैप्टर में ये चीजें पढ़ना है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो जान लो कि ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह कंपन से होती है। किससे होती है? ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन। ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जितनी ज्यादा आपको साउंड उत्पन्न करना है वो किसके द्वारा उत्पन्न करोगे? कंपन के द्वारा। किसके द्वारा करोगे? कंपन के द्वारा। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं कि ऐसा किताब में भी दिया हुआ है कि हमें क्या क्या एग्जाम्पल होने चाहिए। आप लोग किताब का पेज नंबर निकालेंगे कितना? पेज नंबर 123 निकालेंगे, फिर 124। अब देखिए, आप लोग वाद्य यंत्र देखे होंगे। कौन यंत्र देखे होंगे? वाद्य यंत्र देखे होंगे। वाद्य यंत्र क्या क्या है? तबला है, ढोलक, तबले को ढोलक बोलते हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद बांसुरी है, सितार है, ये सब आप लोग देखे होंगे। या आपने कभी ये महसूस किया होगा कि आप जब स्कूल में किसी धातु पर, स्कूल की जो घंटी होती है उसमें आप लोग क्या करते हो, मारते हो, तो क्या उसमें कंपन उत्पन्न होती है? उसमें से जो आवाज आती है कि कंपन क्या होता है? कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में है, तो माध्य स्थिति में इधर उधर या क्या चीज आगे पीछे करे तो वो क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में है और उसमें क्या हुआ, इधर उधर या आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, करता है तो क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। कहीं दिक्कत किसी को समझने में? कंपन क्या होता है? कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में, किसी चीज में है, माध्य स्थिति में, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है? कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में है और वह क्या है, इधर उधर आगे पीछे या क्या चीज दाएं बाएं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह भी जानना है कि ध्वनि जैसे भी उत्पन्न हो उसमें क्या होती है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। अगर आप लोग अपने घर पे देखोगे, थाली के द्वारा भी आप जांच सकते हो, किसी द्वारा जांच सकते हो। खैर, हम जांच की तो बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अभी इसमें जो हम लिखे हैं उसको थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। उसके बाद हम आपके पूरा जितना उदाहरण दिया है वो सब आपको क्या करेंगे, समझाएंगे एक एक करके। देखिए, अभी चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। सारे पॉइंट एक एक करके हम लिख दिए हैं। देखिए, ध्वनि के बारे में बात करें तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की संवेदनाएं क्या करती है, प्रदान करती है। कहीं दिक्कत किसी को? वही बात बताया भी है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे, मतलब इधर उधर लिखा हो या क्या लिखा हो, आगे पीछे या बाएं दाएं होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन से ही ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा, कंपन से ही क्या होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कंपन से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। कहीं डाउट किसी को? नहीं। चलिए, अब देखिए, हम फिर बात करते हैं ध्वनि के लिए। फिर ध्वनि के गमन के लिए माध्यम आवश्यक है। अब देखिए, माध्यम क्या होता है? माध्यम आपका क्या होता है? ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस। माध्यम क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। तो कह रहा है कि ध्वनि को, मतलब संचारित होने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम क्या हो सकता है? ठोस, द्रव और क्या हो सकता है, गैस। क्या हो सकता है बाबू? गैस। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यक है। ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में क्या करती है, गमन करती है। यह बात याद रखिए। कहीं डाउट किसी को? ध्वनि क्या है? ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, चलने के लिए ध्वनि को किसकी जरूरत होती है? ठोस, द्रव, गैस, मतलब तीनों में कोई हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर पूछा जाए कि माध्यम क्या होता है, गमन के माध्यम के लिए क्या होता है, ध्वनि के गमन के माध्यम के लिए क्या होती है,
मतलब आपसे पूछा जाए कि ध्वनि को गमन करने के लिए डैश की जरूरत होती है, तो किसकी जरूरत होगी? माध्यम की। किसकी जरूरत होगी? माध्यम के। तो माध्यम क्या हो जाएगा आपका? ठोस, द्रव और गैस। मारेंगे थप्पड़ से सूख जाएगा, खाली तू को बोलता है। किसकी जरूरत है? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों क्या है? माध्यम है। किसके माध्यम है? ध्वनि के माध्यम है। ठीक है। फिर ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। आपसे पूछा जाए कि ध्वनि डैश में संचारित नहीं होगी, तो निर्वात में। अब देखिए निर्वात क्या होता है? निर्वात वह एरिया होती है जहां पे खाली है, वहां पे वायु है ही नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष में निर्वात है। तो अंतरिक्ष में निर्वात इसलिए कि वहां वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष में निर्वात है क्यों? ताकि वहां वायुमंडल नहीं है। तो ये कभी भी निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं होती है। संचारित मतलब क्या होता है? चलना, गमन, मतलब संचारित होगी नहीं। कहाँ नहीं होगी? वायुमंडल में नहीं होगी, अंतरिक्ष में। ताकि वहां क्या है? निर्वात है। तो निर्वात का मतलब क्या हुआ? कि वह जगह जहाँ बिल्कुल क्या है? खाली है, वहां किसी तरह का हवा हुआ नहीं है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कहाँ हवा नहीं है। जहां हवा नहीं है वो कौन एरिया है? निर्वात एरिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि निर्वात में क्या होती है? कभी भी संचारित नहीं होती है। क्लियर समझ रहे हो? उसके बाद ध्वनि ठोस पदार्थों में, ध्वनि ठोस पदार्थों में तरल तथा गैस की अपेक्षा तीव्र गति करती है। क्या करती है? तीव्र मतलब क्या होता है? तेज। क्या होता है? मतलब ठोस पदार्थों में गति जो है गैस और द्रव की तुलना में क्या होता है? तीव्र गति से चलता है। किस गति से चलता है? ये बात याद रखिएगा। ये क्या लिखा हूं मैं कि ध्वनि ठोस पदार्थों में तरल तथा गैसों की अपेक्षा क्या होती है? तीव्र गति से चलती है। ये कोई भी पॉइंट आपको नहीं है कि नहीं याद करना है। ये सारे पॉइंट से भर भर के क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव बनेंगे। बाकी हम लोग एग्जाम्पल एक अलग में पढ़ लेंगे, एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन अभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं किस व्यू से पढ़ रहे हैं? परीक्षा के व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ये सब याद हो गया आपको। अगर हम कहें कि ठोस में, मतलब आपसे पूछा जाए द्रव और गैस की तुलना में तीव्र गति से किसमें ध्वनि चलती है? गति किसमें करती है? तो ठोस में करती है। मतलब ठोस में किसके? तरल और गैस की अपेक्षा क्या होती है? तीव्र गति से ठोस में क्या होता है? गति चलती है। कहीं दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है। चलिए अब हम अगला पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब हमारे पॉइंट ये है कि सूक्ष्म वायु। सूक्ष्म वायु का मतलब क्या हुआ? सूखा हुआ हवा में, इसमें सूखा हुआ हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। कहा? सूक्ष्म वायु में। किस वायु में? सूक्ष्म वायु में। जबकि हम बात करें पानी में 1500 मीटर प्रति सेकेंड। किसमें ज्यादा हो रहा है? सूक्ष्म हवा में या किसमें? पानी में। तो पानी में क्या होता है? उसका अगर वेग कहें, स्पीड कहें, तो ध्वनि का स्पीड वायु में क्या होता है? सूक्ष्म वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर क्या होता है? प्रति सेकेंड। और उसके बाद आपका पानी में 1500 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि आपका ठोस पदार्थ में क्या होता है? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए तो पिछले पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि ठोस में क्या चीज? गैस और तरल में क्या होते हैं? मतलब ठोस में क्या होता है? तरल और गैस की अपेक्षा उसमें तीव्र गति से क्या होती है? संचारित होती है। किसमें? ठोस में। मतलब ध्वनि जो है ठोस में तीव्र गति से क्या होती है? आप देख भी रहे ना, सूक्ष्म वायु में उसकी स्पीड क्या है? सूक्ष्म वायु में उसकी स्पीड जो है आपके क्या है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। लिखे है ना? सूक्ष्म वायु में क्या है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि आपका द्रव में 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद आपका ठोस में क्या है? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं दिक्कत किसी को? अगला पॉइंट मेरा ये है कि ध्वनि को हम जिस ज्ञान इंद्रिय द्वारा देखते हैं, हम ध्वनि को जिस ज्ञान इंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कान। क्या बोलते हैं? ध्वनि को जिस ज्ञान इंद्रिय द्वारा हम सुनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कान। सभी के पास कान है। अब इसमें 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? हमारे कान में कितने भाग होते हैं? 3। बाहरी, मध्य और आंतरिक। कितना? हम ध्वनि को जिस ज्ञान इंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे क्या बोलते हैं? कान। इसमें कितने भाग होते हैं? कौन कौन? हाँ, बाहरी, मध्य और आंतरिक। अब हम बात करते हैं एक कर्ण पलव है। क्या है? कान का बाहरी भाग जिसकी आकृति किप के जैसी होती है। किप समझ रहे हैं ना? अरे किप जानते हैं ना? कान का बाहरी भाग किसके तरह? किप की जैसी होती है। कर्ण पलव कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण पलव किसे कहते हैं? कान के
बाहरी भाग जिसकी आकृति किस प्रकार की होती है? कीप जैसी होती है। आप लोग देखे ना, कीप तिल डालने वाला, देखो ये जो आकार है ना बाहरी भाग, ये किस आकार की होती है? कीप के आकार की होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण पलाव कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण पलाव किसे कहते हैं? कान के जो बाहरी भाग है जिसका आकार किस आकार का है? कीप के आकार के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण पलाव कहते हैं। कहीं डाउट किसी को? अगला पॉइंट हमारा ये है कि अब देखो कि एक चीज और है, जैसे हमने पीछे पढ़ाया कंपन। आपको क्या पढ़ाया? कंपन। तो कंपन को दोलन, दोलन एक प्रकार क्या है? कंपन ही है। जैसे कि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में वह आगे पीछे दाएं बाएं करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। तो दोलन की भी परिभाषा सेम है। दोलन क्या है? दोलन अपनी माध्य स्थिति में, मतलब कोई वस्तु क्या है? अपनी माध्य स्थिति में है जब वो क्या होती है? दाएं से बाएं और बाएं से क्या करती है? दाएं करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए दोलन गति बोलते हैं जब कोई वस्तु क्या है, मतलब अपनी माध्य स्थिति में है और बाएं से दाएं और दाएं से क्या बाएं करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन गति कहते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपन भी कहते हैं। कहीं डाउट किसी को? अगला पानी तो चला जाए, सब लोग इसको निकाल लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? दिक्कत नहीं ना हो किसी को लिखने में? लिखो, चलो देखिए अब हमारी पॉइंट यहाँ आती है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। आपने देखा कि दोलन क्या होती है? कोई वस्तु जब अपनी आप क्या होती है? माध्य स्थिति में होती है तो वह क्या होती है? आगे पीछे या दाएं बाएं करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन कहते हैं। या बाएं से दाएं, दाएं से क्या होती है? बाएं होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन कहते हैं। अब हमें जानना है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब एक सेकंड में कितना बार वस्तु क्या हुआ? कंपित हुआ। समझ लेना, यानी कितना बार क्या हुआ? दोलन हुआ। क्या कह रहा है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में कितना दोलन हुआ उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप चार्ट से भी हो सकते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। मतलब प्रति सेकंड में, एक सेकंड में कितना बार क्या हुआ? दोलन हुआ, उसकी संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम किससे मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। याद रखिएगा, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है? इसका संकेत देखो Hz होता है। हर्ट्ज का संकेत क्या होता है? Hz होता है। अब कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करती है जिसे आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल किसे कहते हैं? जब कंपित वस्तु, क्या वस्तु? जब कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन क्या करती है? पूरा करती है। मतलब जो कंपित वस्तु है अब एक निश्चित समय होता है उसमें वो क्या करती है? जब एक दोलन क्या करती है? पूरा करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। याद रखिएगा, आवर्तकाल किसे कहते हैं? बोलिए तो आप लोग। हाँ, कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक दोलन क्या करती है? पूरा करती है, तो सब लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या दिक्कत? कंपित वस्तु जब क्या होती है कि निश्चित समय में, मतलब निश्चित अंतराल में निश्चित समय में अपना एक दोलन क्या करती है? पूरा करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और इसे किस में मापा जाता है? माप जरूर याद रखिएगा, इसे सेकेंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? चला, सेकेंड में मापा जाता है। इसे किसमें मापा जाता है? सेकेंड में। फिर कह रहा है कंपित वस्तु अपने माध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है, मतलब जो कंपित वस्तु है जिस जगह से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसका हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से क्या होती है? अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से याद रखिएगा, कंपित वस्तु क्या होती है? माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी तक जाती है, मतलब क्या होता है? अधिकतम दूरी तक जाती है, तो सब लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और आयाम को मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? चलिए आप बताइए, आप लोग बताइए कि आवृत्ति को किससे मापते हैं? आवृत्ति किससे मापते हैं? Hz हर्ट्ज से मापते हैं। किससे मापते हैं? आवर्तकाल को किससे मापते हैं? सेकेंड से। और आयाम को किससे मापते हैं? मीटर से। क्या दिक्कत किसी को? क्लियर समझ में आ गया ना? चलो।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और फिर हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति के लेकर क्या हुए, धोनी के चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इसमें हमें जानना है जो पॉइंट पीछे छूटा हुआ है, सारे पॉइंट को इसमें हम कवर करेंगे। आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, आप सभी जान लीजिए। आयाम क्या होती है? कोई भी कंपित वस्तु जब क्या होती है, अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। कोई भी कंपित वस्तु होगा जो अपनी माध्य स्थिति से क्या होगा, जब अधिकतम दूरी तय करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। और आवृत्ति जो है यह आपका क्या है? दोलनों की संख्या है। क्या है बाबू? आवृत्ति क्या है? दोलनों की संख्या है। ठीक है, प्रति सेकंड में होता है क्या? नहीं, चलो ठीक है। हाँ, प्रति सेकंड में मतलब जो होता है तो क्लियर आप समझ लो कि कितना जान लो कि वो क्या है? आवृत्ति जो दो है दोलन की संख्या है। तो आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के दो क्या है? महत्वपूर्ण गुण है। याद रखिएगा, ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण क्या है? आयाम और आवृत्ति। फिर कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है। मतलब ध्वनि की मतलब प्रबलता जो है कि वो किसके पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। और प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। याद रखिएगा कि प्रबलता का इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। और ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। और इसका ऐसा मतलब कर रहे हैं, प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। क्या दिक्कत किसी को? ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है। और ये क्या होती है? इसका प्रबलता इकाई क्या होती है? डेसिबल। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। मतलब कंपित वस्तु है और उसका आयाम क्या होगा? जब अधिक होगा तो क्या होगा? तो अब उसका ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि प्रबल होगी। क्या होगी? याद रखिएगा, जब कोई वस्तु मतलब क्या है? कंपित है और उस कंपित वस्तु का आयाम क्या होगा? अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी? प्रबल होगी। क्या होगी? और जब उसका आयाम क्या होगा? कम होगा तो उससे उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? मंद होगी। तो उससे उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? मंद होगी। कहीं दिक्कत? आप समझ रहे हो? जब कोई कंपित वस्तु क्या होगा? उसका आयाम क्या होगा? अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी? उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? प्रबल होगी। और जब उसका क्या होगा? आयाम कम होगा तो उसके ध्वनि क्या होगी? उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? मंद होगी। तो उस किस पर निर्भर कर रहा है? उसके आयाम पर निर्भर कर रहा है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर कर रहा है? आयाम पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया है ना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता या तारवत को निर्धारित करती है। मतलब आवृत्ति जो है, दोनों की संख्या जो है वह क्या करती है? आपका कौन पॉइंट है? उसकी तीव्रता या तारवत को क्या करता है? निर्धारित करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है, यदि कंपन की आवृत्ति क्या है? अधिक है तो ध्वनि तीखी होगी। याद रखिएगा, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि क्या होगी? तीखी होगी। लेकिन अगर कंपन की आवृत्ति क्या है? कम है तो ध्वनि की तारवत क्या होगा? कम होगा। क्लियर बात समझ रहे हो? अगर कोई दिक्कत यहां तक? अगला पॉइंट में चलिए। आप ध्यान देंगे बाबू कि अब हमारी जो पॉइंट है कि मानव कान कितनी हर्ट्ज तक आवाजों को क्या कर सकती है? सुन सकती है। तो याद रखिएगा कि मानव कान 20 हर्ट्ज से लेकर HZ से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है? सुनती है। कितना तक सुनती है? देखिए यहाँ पे पॉइंट है, मानव कान के लिए सब्र मतलब क्या होता है? सुनना। सब्र का मतलब क्या होता है? सुनना। तो मानव कान के लिए सब्र ध्वनियों का परास मतलब रेंज, परास का मतलब क्या होता है? रेंज कितना होना चाहिए? तो इसका रेंज होता है 20 HZ यानी 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कितना? 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए, जिसे सब्र ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्र ध्वनि किसे कहते हैं? मानव कान कितना आवाज तक सुन सकता है? 20 HZ यानी 20 हर्ट्ज से लेकर कितना तक? 20,000 हर्ट्ज तक आवाजों को सुन सकता है। उससे ज्यादा आवाजों को नहीं सुन सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्र ध्वनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्र ध्वनि किसे कहेंगे? 20 HZ से कितना तक? 20,000 HZ तक। किसी को दिक्कत? मानव कान कितनी तक आवाज सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक। बस इतना याद रखिएगा। उसे हम लोग कौन सा ध्वनि बोलते हैं? सब्र ध्वनि। कौन ध्वनि कहते हैं? सब्र ध्वनि। अब आप चल रहे हो। अब फिर है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनिया, मतलब जिस ध्वनिया में 20 हर्ट्ज से कम होता है उस आवाज को मानव नहीं सुन पाता है। क्या नहीं पता है? मानव क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और उसे हम लोग बोलते हैं असब्र ध्वनिया। क्या बोलते हैं? मतलब 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असब्र ध्वनि। और उसे मानव सुन नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनिया मानव कान द्वारा ससूचित
नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अश्रव्य ध्वनिया बोलते हैं, अश्रव्य ध्वनिया बोलते हैं। क्या दिक्कत? यानी जब जिस ध्वनि को मतलब 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे मानव कान नहीं सुन सकता। आपसे कई बार आप देखती में प्रश्न पूछा भी गया है कि मानव कान कितने हर्ट्ज की ध्वनिया नहीं सुन सकती है? तो कितने नहीं सुन सकती है? 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकती है। दूसरी बात कि मतलब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मानव कान का सब्र प्रास कितना होता है? तो कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से लेकर कितना तक? 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक। और आपका कितना है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि अगर मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है, ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है प्रश्न में, अश्रव्य ध्वनिया का परास क्या होता है, यानी उसका रेंज क्या होता है? तो आप और सब ध्वनिया की परास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। कहीं दिक्कत किसी को नहीं है। अब आइए अगला पॉइंट है 20,000 एचएच से मतलब 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, सॉरी यहां पे क्या है? 20 के एच जेड है, क्या है? 20,000 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20 के जेड से अगर क्या है? अधिक है। कितना है? अगर यहाँ पे के लग जाएगा, क्या लग जाएगा? के, तो 20 के जेड अगर लग जाता है, अगर उससे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनिया है तो वह ध्वनिया क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए आप लिखा है ना, पराश्रव्य ध्वनिया कहलाती है। मतलब जिस आवृत्ति की वाली, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे कि अगर 20,000 एच जेड से अर्थात क्या 20,000, ये भी क्या है? किलो में आ जाता है। किस में आता है? किलो क्या हो जाता है? किलो में आता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में लिखा हो रहा है क्या चीज? यहाँ अगर 20,000 एच जेड लिखा रहेगा तो आप समझ रहे कि 20,000 हर्ट्ज है। अगर 20 के एच जेड लिखा होगा तभी आप क्या समझेंगे कि 20,000 क्या है? हर्ट्ज है। क्या दिक्कत? अगर 20 के एच जेड लिखता है तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनिया भी क्या होती है? मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनिया कहते हैं। अर्थात सब बात हटाइए कि 20,000 हर्ट्ज से अगर क्या होगा? अधिक आवृत्ति वाली ध्वनिया होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पराश्रव्य ध्वनिया कहेंगे। और इससे मानव नहीं सुन सकता, इससे कुत्ते सुन पाते हैं। कौन सुन पाते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और ऐसी ध्वनिया को हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनिया को अंग्रेजी में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है पराश्रव्य ध्वनि को सुनने में कुत्ते सक्षम होते हैं लेकिन मानव सक्षम नहीं थे। पराश्रव्य ध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड कौन सुनता है? कुत्ते सुनते हैं, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से जब क्या होती है? आवृत्ति वाला अधिक ध्वनि हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नहीं सुन पाते। और 20 हर्ट्ज से भी कम होगा तभी हम लोग 20,000 से अधिक आवृत्ति वाला ध्वनि होगा तो क्या कहलाएगा? पराश्रव्य ध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अश्रव्य ध्वनि। क्या कहलाएगा? अश्रव्य ध्वनि। आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होगा तो क्या कहलाएगा? श्रव्य ध्वनि। क्या कहलाएगा? पराश्रव्य ध्वनियों को कौन सुनता है? कुत्ते। याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलिए। देखिए हम लोग यहाँ पराश्रव्य ध्वनि के बारे में अल्ट्रासाउंड तक क्या किए, समझ लिए। अब लास्ट हमारा पॉइंट बनता है, पूरे किताब का निचोड़ मैंने क्या किया है? बना के रखा है कि भाई आप लोग क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, अप्रिय ध्वनियों को शोर अर्थात नॉइस तथा सुखद लगने वाली ध्वनियों को सुर स्वर या ध्वनि या क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। मतलब जो ध्वनि हमें क्या लगे? खराब लगे, अप्रिय लगे, हमें पसंद नहीं आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ध्वनि हमें पसंद नहीं आए, हमें मतलब क्या लगे? प्रिय नहीं लगे, वो क्या कहलाता है? शोर अर्थात नॉइस बोलते हैं। और जो ध्वनिया हमें क्या होती है? सुखद लगती है, मतलब कुछ एकदम अच्छा लगता है, एकदम क्या होता है? बहुत जबरदस्त लगता है, वो ध्वनिया में क्या कहलाती है? सुस्वर ध्वनि अर्थात क्या कहलाती है? संगीत कहलाती है। जो ध्वनिया में क्या लगती है? सुनने में अच्छा लगता है, सुस्वर या क्या कहलाता है? संगीत। और जो ध्वनिया में सुनने में क्या होता है? अप्रिय लगता है, एकदम क्या होता है? मतलब लगता है कि क्या बजाने लगा, तो क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। सुर नहीं, शोर कहलाता है। शोर जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट है वायु में अवांछित। अवांछित का मतलब खराब पदार्थ। मतलब वायु में, हवा में क्या होते हैं? अनवांछित गैस, मतलब बहुत तरह के क्या होते हैं? खराब गैस क्या होते हैं? उसके कारण उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत?
चलिए अब हम लोग उसके एथी को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को जो हमारा क्या क्या है उसमें प्रमुख शब्द जो दिया है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कल का जो पॉइंट बचा हुआ था उसी पॉइंट के अंदर हम लोग पढ़ने चले। आप देखिए हम लोग जानते हैं कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ पे लिखा गया मानव में ध्वनि वाक तंत्र वाक्य सॉरी क्या वाक्य अथवा कंठ द्वारा क्या होता है उत्पन्न होता है। देखेंगे अभी आप जानते हो कि जो हमारे कंठ है इस कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं वाक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाक यंत्र या इसे क्या बोलते हैं कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं और इसी के द्वारा ध्वनि क्या होती है उत्पन्न होती है। किसके द्वारा कंठ या वाक यंत्र। कंठ को ही वाक यंत्र कहते हैं, इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है वाक तंतु होता है। क्या होता है जैसे देखिएगा वाक तंतु लिखे है ना, इसमें कंठ के अंदर में क्या होता है वाक तंतु होता है। जैसे आप अनुभव करिएगा ना, कभी यहाँ पे क्या कीजिएगा रखिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप थोड़ा सा बोल के देखो कि कंपन कर रहा है कि नहीं कंपन कर रहा है। मैंने बोला है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है कंपन से उत्पन्न होती है। तो देखो आप जो बोल रहे हो ना थोड़ा सा बोल के देखो और यहाँ पे अपनी उंगली रख के देखना इस कंठ पे कि ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। ठीक है हिल रहा है ना, तो निश्चित रूप से क्या होगा हिलेगा। उंगली रख के देखना है कि कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। तो आप देखिए ये जाने कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा होती है कंठ के द्वारा। आप पुराने लोगों में देखे होंगे लोग कहता है जो नहीं बोलता है ना कहता है कंठे नहीं खुला, लोग कहता है कि नहीं कहता है। ऐसा कहानी सुने है ना कि इसका कंठे भगवान क्या किए हैं मार दिए है ना। तो इसका कंठ जब तक खुलेगा नहीं तब तक वो बोल नहीं सकता है, उसके मुंह से आवाज आ नहीं सकती है कहीं दिक्कत किसी को। दूसरा पॉइंट है वाक तंतु वोकल कॉर्ड हम बोलते हैं। वोकल कॉर्ड क्या बोलते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। वाक तंतु के बारे में इससे जुड़ी मांसपेशियां इससे जुड़ी मांसपेशियां तंतु वो तान सकती है। मतलब वाक तंतु से जो क्या मांसपेशियां जुड़ी है वो क्या करती है तंतुओं को क्या करती है तान देती है या ढीला कर सकती है। अलग अलग लोगों में वाक तंतु अलग अलग आकार और मोटाई के आकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग लोगों में वाक तंतु अलग अलग आकार मोटाई तथा तनाव के होते हैं। मतलब ये निर्भर करता है अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं वाक तंतु होते हैं और इसके आकार मोटाई तथा तनाव भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। वाक तंतु क्या करता है ध्वनि उत्पन्न करता है। वाक तंतु क्या करता है वाक तंतु का काम क्या है ध्वनि, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं यहाँ तक दिक्कत। अगला पॉइंट आपका ये है कि हर्टज है। हर्टज जो छूटा था हर्टज जो है आवृत्ति को हर्टज में व्यक्त करते हैं। आवृत्ति समझते हैं ना, प्रति सेकंड में दोनों की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड में दोनों की संख्या क्या कहलाती है। तो आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है हर्टज में। आवृत्ति किसमें किया जाता है हर्टज में। आवृत्ति किसमें व्यक्त किया जाता है हर्टज में। फिर आपका कह रहा है श्वासन नली जो हमारी क्या है श्वास नली किसके साथ जुड़ा होता है। तो श्वासन नली वह नली होती है जो गले में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित है देख रहे हैं ना, जो वाक तंतु के फेफड़े से क्या करती है जोड़ती है। मतलब श्वास नली जो है हमारा कहाँ होती है कहाँ जुड़ती है गले के पास होती है। श्वास नली वह नली होती है जो गले में क्या होती है इसमें जो हमारा गाला है उसमें क्या होती है स्थित होती है। और यह वाक तंतु कहाँ से जोड़ती है फेफड़े तक। श्वास नली जो है यह क्या है वह नली है जो क्या करती है गले में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है श्वास नली जो है वह क्या है एक ऐसी नली है जो कहाँ पाई जाती है गलों में स्थित होती है। और यह सीधे कहाँ से वाक तंतु से कहाँ तक जुड़ा रहता है। हाँ यहाँ गलती तो नहीं लिख दिया है ना, चला देखो तुरे वाक तंतु है कि क्या है देखो तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ठीक है। श्वास नली वह नली होती है जो गले में स्थित वाक यंत्र को पढ़े ना। वाक यंत्र किसको बोलते हैं कंठ को। क्या है देखो समझो श्वास नली विंड पाइप जिसको बोलते हैं। श्वास नली वह नली होती है कि नली है जो कहाँ होती है हमारे गले में स्थित होती है। और कहाँ से जो हमारा कंठ है ना, अरे हम किसको कंठे का ना वाक यंत्र बोलते हैं। वह कहाँ से हमारे कंठ को फेफड़े तक क्या करती है जोड़ती है। मतलब श्वास नली एक ऐसा नली है जो हमारे गले में क्या होती है स्थित होती है। और यहाँ कंठ से लेकर कहाँ तक हमारे फेफड़ों तक क्या करती है जोड़ती है। कौन श्वास नली जिसको हम क्या बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं विंड पाइप। यानी श्वास नली वह नली है जो हमारे कहाँ होती है गले में स्थित होती है। और यह कंठ से कहाँ से वाक यंत्र से कहाँ तक जुड़ी होती है फेफड़ों तक क्या होती है जुड़ी होती है। कहीं दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग सीखेंगे इसी के साथ अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या सीखेंगे
ये चैप्टर कैसे सीखेंगे अब देखिए। चलिए देखिए, एक पॉइंट और हमारा छूट रहा था, कर्णपटक। क्या बाबू? कर्णपटक क्या होता है? आप जानते हो कि कंपित वस्तु, कौन वस्तु? जो कंपित वस्तु ध्वनि जिस नलिका से गुजरती है, मतलब कंपित वस्तु क्या होता है? देखिए, कंपित ध्वनि, जो हमारा कंपित ध्वनि होता है वह जिस नालिका से गुजरती है, मतलब हमारे इति में ही पाया जाता है। यहाँ देखो, कहाँ पे? कंपित ध्वनि जिस नालिका से गुजरती है उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। मतलब कंपित वस्तु क्या होता है? जिस नली से गुजरती है उसके ऊपर क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णपटक कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मतलब कंपित वस्तु कंपित ध्वनि जिस नली से क्या होती है? निकलती है, गुजरती है, उसके ऊपर क्या होती है? कि झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णपटक कहते हैं। अब देखिए, हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं में वाक् तंतु की लंबाई क्या होती है, पुरुषों में क्या होती है, बच्चों में क्या होती है। तो आप जान लो कि महिलाओं में वाक् तंतु की लंबाई लगभग 15 mm होती है, और पुरुषों में 20 mm लगभग होती है, और बच्चे में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि इन तीनों का, महिलाएं, पुरुषों की और बच्चों की ध्वनियां अलग अलग क्या होती है? उत्पन्न होती है। देखिए, वही बात हमने लिखा है कि पुरुषों के वाक् तंतु की लंबाई लगभग क्या है? 20 mm होती है, और महिलाओं की वाक् तंतु की लंबाई क्या होती है? लगभग 15 mm होती है, और बच्चों की वाक् तंतु की लंबाई क्या होती है? बहुत छोटी है। इसी कारण है कि मतलब इन तीनों का ध्वनियां क्या होती है? अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती है। कहीं किसी को डाउट? चलिए अब की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 8 के ध्वनि साउंड चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, और भी सारा ऑब्जेक्टिव होगा इसमें, लेकिन आप 9 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर आगे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ध्वनि के अंदर, आप लोग ये जान चुके हैं कि ध्वनि जो भी उत्पन्न होती है किससे होती है? कंपन से होती है। कहीं भी ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। कहीं किसी को डाउट नहीं? चलिए अब हम समझते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्वनि उत्पन्न होती है केवल कंपन से, चिल्लाने से, बोलने से, इनमें से सभी। अब लड़का सब क्या कहेगा? चिल्लाने से भी होता है सर, बोलने से भी होता है, लगभग मिला के इन सभी से होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कंपन कहीं भी हो, किसके माध्यम से होता है? सॉरी, ध्वनि कहीं भी उत्पन्न होता है, किसके माध्यम से होता है? कंपन के। किनके माध्यम से होता है? कंपन के। तो देखो क्या है कि अगर हम लोग बच्चा कहेगा सर चिल्लाने से भी तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे अभी विपुल जी बोल रहे थे ना कि चिल्लाने से भी ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो आप चिल्ला रहे हो तो ध्वनि मानव में कहां से उत्पन्न होता है? कंठ से होता है ना, जिसको इसको क्या बोलते हैं? वाक् यंत्र बोलते हैं ना। अब यहाँ से जब आप बोल रहे हो, बोल के देखो, बोलो तो यहाँ पे कंठ से बोला जाता है ना, तो कंठ से बोलो तो देखो तो यहाँ पे कप रहा है कि नहीं कप रहा है? तो कांप रहा है तब है ना चिल्ला रहे हैं आप, नहीं कांपते तो चिल्लाते। तो इसका मतलब क्या है कि केवल किससे होगा? कंपन से। ये सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ध्वनि गमन करती है। आप जानते हो कि ध्वनि कहाँ कहाँ गमन करती है? हवा में भी करती है, पानी में भी करती है, और कहाँ करती है? अच्छा ये बताओ, ये मैंने बताया भी था कि आपका सूक्ष्म वायु में ध्वनि गमन करने की क्वालिटी क्या होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में कितना होता है? 1500, और उसके बाद आपका 5000 होता है। इसका मतलब ये है कि वह हवा में भी करेगी, पानी में भी करेगी, ठोस में भी करेगी, अर्थात किसमें होगा? इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? चला सभी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है? तो आप जानते हो कि ध्वनि कहाँ गमन नहीं करती है? ध्वनि कहाँ संचारित होती है? निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात। मतलब वहां पे उसका मन क्या होता है? मतलब वहां कुछ होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आप देखो, ध्वनि कहाँ गमन नहीं करेगी? हवा में तो करेगा ही, पानी में भी करेगा, लोहा में भी करेगा। लोहा ठोस पदार्थ है ना। कहाँ नहीं करेगा? शून्य में। अर्थात यही क्या हो जाएगा? सही। कहाँ होगा? शून्य का मतलब क्या? एकदम वहां कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हवा ध्वनि कहाँ गमन नहीं करती है? शून्य में, अर्थात निर्वात में गमन नहीं करती। ये क्लियर समझ रहे हो? अब चौथा है, कान की कीप जैसी आकृति होती है। कान की कीप जैसी आकृति जो होती है वो क्या होती है? बाहरी भाग होती है। कौन भाग होती है? ये जो हमारा बाहरी भाग है वो किस तरह की होती है? कीप आकार का। तो क्या हो जाएगा? बाहरी भाग इसमें लिखा है, इसके क्या हो जाएगा? का आंसर हो जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए, अब हमारा ये कह रहा है कंपन को कहते हैं। जो कंपन होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप जानते हो कंपन को हम लोग दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन को क्या कहते हैं बाबू? दोलन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, आवृत्ति की इकाई होती है
किसका इकाई? आवृत्ति का इकाई। आप सभी जानते हो कि आवृत्ति की इकाई जो होती है Hz अर्थात हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? Hz अर्थात क्या होती है? हर्ट्ज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही होगा? कहीं दिक्कत? अब यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तरवत होगा। तो कंपन अगर क्या होगा? कंपन की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है, तो ध्वनि का तरवत भी क्या होता है? कम होता है। तो इसमें कम का ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? हाँ, याद रखिएगा, कंपन की आवृत्ति कम होगी तो तरवत भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, हमारा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करती है। तो आप सभी जानते हो कि ध्वनि की तीव्रता कौन निर्धारित करती है? आवृत्ति। क्या करती है? आवृत्ति। थोड़ा सा रुको। तो ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित कौन करती है बाबू? आवृत्ति। उसके बाद एक चीज आपको नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? इसको याद रखिएगा। पक्षी उच्च तारवत की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या होती है? डैश होती है। मतलब कहने का अर्थ आप जानते हो कि उच्च तारवत की ध्वनि क्या करती है? मतलब उसकी ध्वनि भी क्या होनी चाहिए? उच्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर है कि पक्षी का उच्च तारवत की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या होती है? दुर्बल होती है। क्या होती है? उच्च तारवत तो ध्वनि उत्पन्न करता है, पर उसका ध्वनि क्या होती है? उच्च तारवत उत्पन्न तो करता है, लेकिन वो क्या होती है? उसकी ध्वनि क्या होती है? दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? कमजोर। चलिए ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे। देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ था 9 तक हम लोग पीछे कर चुके थे ना। अब हमारे कहां से शुरू है? 10 से। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये ध्यान देंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि परास को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो 20 हर्ट्ज ध्वनि से क्या बाबू? 20 हर्ट्ज ध्वनि से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि तक को हम लोग सब्र ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्र ध्वनि। क्या होगा इसके आंसर? सब्र ध्वनि। बस आप लोग ये याद रखिए, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं? सब्र ध्वनि बोलते हैं। कहीं किसी को डाउट? दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, कह रहा है कर्ण पलव कहते हैं। कान में कर्ण पलव होता है। तो कान में कर्ण पलव किसको बोलते हैं? जो हमारे क्या होता है? कान के बाहरी भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। बाहरी कान को किसको बोलते हैं बाबू? बाहरी कान को। कहीं भी किसी को डाउट नहीं ना है? चलिए, अब फिर देखिए, हमारा क्वेश्चन है डेसिबल एक है। डेसिबल एक है। वाद स्वर तो होगा नहीं, वाद यंत्र भी नहीं होगा। ध्वनि मापन की एक इकाई होती है। डेसिबल क्या होती है? ध्वनि मापन की क्या होती है? एक इकाई होती है। तो इसका ज्ञान हो जाएगा ग नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रासब्र तरंगे की आवृत्ति होती है। तरंग है कि ध्वनि है? थोड़ा सा क्वेश्चन को रोको तो। अच्छा खैर ठीक है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। याद रखिएगा, पराश्रव्य ध्वनि की जो तरंगे आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज का आवृत्ति के वाले ध्वनि को कौन सुनता है? कुत्ते सुनते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छी प्रश्न भी है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? वायु में। किसमें होता है बाबू? वायु में, या निर्वात में, या जल में, या ठोस में। किसमें? आप पढ़े हो ना कि ठोस में ध्वनि मतलब कितना उसके होता है? 5,000 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? तो क्या हो जाएगा बाबू? ठोस। याद रखिएगा कि ध्वनि किसमें ज्यादा मंजिल होती है? अधिकतम चाल किसमें चलती है? ठोस में। फिर हमारा प्रश्न है 15 नंबर, ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, गति है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। पहले ही क्लास में मैंने क्या किया था? बताया था। ठीक है ना? फिर तरंग गति के कणों को महत्तम विस्थापन को कहा जाता है। ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ाया है, इसको आप लोग क्या करना होगा? याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? हम उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। हालांकि पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग उतना बढ़िया से वहां पर नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? आयाम बोलते हैं। तरंग गति के कणों के महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। कहीं डाउट किसी को नहीं है? ठीक है। फिर हमारा ये प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ठीक है। कहीं दिक्कत? रुको। अब हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 18 नंबर से। ठीक है। और इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शब्द राष्ट्रीय शब्द मेगा शब्द क्या रहेगा? कम याद रहेगा। ठीक है ना? कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा द्रव में होता है। क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। आप जान रहे थे, पीछे आपने ये भी पढ़ा था
कि सूक्ष्म वायु में उसका ध्वनि की मतलब तीव्रता क्या होती है, चाल क्या होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद पानी में कितना था? 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और ठोस में कितना था? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। तो चला हमर जान लो कि हवा में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा क्या होती है? मतलब ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है? कम। हवा में भी क्या होता है? यहाँ कह रहा हवा में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा क्या होती है? द्रव में भी क्या होता है? कम होता है। मतलब ठोस की अपेक्षा हवा में भी और कहाँ? द्रव में भी क्या होता है? कम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? का नंबर। कहीं दिक्कत किसी को? लोहा में ध्वनि का वेग होता है, मतलब उसका चाल स्पीड होता है। तो आप जान लो लोहा ठोस पदार्थ है कि द्रव पदार्थ है कि गैस पदार्थ है? ठोस है। तो क्या होगा? ज्यादा होगी कम होगा? ज्यादा होगा। तो कितना होगा? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा लोहा क्या है? ठोस है। तो ठोस में क्या होता है? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। बाकी वो सबको छोड़ो, गोली मार दो, है ना। 330 मीटर सेकंड किसमें होता है? सूक्ष्म वायु में। 1500 मीटर प्रति सेकंड किसमें होता है? पानी में। ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। कहीं दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन से, हवाई जहाज की आवाज डेसिबल में होता है। तो हवाई जहाज की आवाज जो डेसिबल में होता है 150 डीबी होता है। क्या होता है बाबू? तो देख लो 150 डीबी कहाँ है ना। सही मार दो। फिर अपना क्वेश्चन है कि ठोस माध्यम तथा निर्वात, सॉरी क्वेश्चन ये तो दूसरा आ गया ना, ऑप्शन में हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है किस माध्यम? आप जानते हो कि मतलब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होती है, ठोस द्रव गैस तीनों में। कहा? ध्वनि संचारित क्या होती है? ठोस के ध्वनि का जो स्थान है एक स्थान से दूसरे स्थान किस स्थान में होता है? ठोस द्रव गैस। तो बाकी ऑप्शन के अनुसार देख लो कौन गलत है कौन सही है। पहला ऑप्शन है ठोस माध्यम तथा निर्वात में। निर्वात में तो होगा ही नहीं, ध्वनि निर्वात में होता है जी नहीं। तो पहला तो ऑप्शन गलत है। द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम, तो दो माध्यम में तो होता नहीं है। फिर क्या कर रहा है? गैस माध्यम तथा क्या? द्रव माध्यम, ये भी नहीं होगा। ठोस द्रव तथा गैस माध्यम कहा? तीनों में। क्या हो जाएगा? चला घ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ था अशब्द ध्वनि कहलाते हैं। अब देखो अशब्द ध्वनि आपने पीछे पढ़ा है कि 20,000 हर्ट्ज से कम जो ध्वनियां होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशब्द ध्वनियां कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दो तरह की ध्वनियां हैं। एक शब्द ध्वनियां जो 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से कहा 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसे मानव क्या करता है? सुन सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द ध्वनि। किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जान लो कि 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक ध्वनि होती है तो उसे क्या बोलते हैं? परिशब्द ध्वनि कहते हैं। अच्छा एक मिनट। हाँ, इसे अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। जो क्या होता है? 20,000 से अधिक होता है। उसे मानव सुन पाता है? नहीं सुन पाता है। उसे कौन सुनता है? कुत्ता सुनते हैं, है ना। तो पराश्रव्य ध्वनि जो होते हैं, तो आप लोग जानते हो पराशब्द ध्वनि को जानते हो कि वो भी मानव नहीं सुन पाता है। सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन के अनुसार बहुत बड़ा चढ़ दे, पहले क्या करेगा? 20 हर्ट्ज लगा देगा। क्या लगाएगा? तो 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उससे क्या करेंगे? अशब्द ध्वनि करेंगे। चढ़ याद किया है। 20 से कम हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या बोलते हैं? अशब्द ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक ध्वनि होता है, उससे भी क्या बोलते हैं? अशब्द ध्वनि कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से हर्ट्ज के बीच जो होता है उसे क्या बोलते हैं? शब्द ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? क और ख क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो दोस्त यदि आपको समझ में आ रहा है ना तो क्या कीजिए, राष्ट्रीय स्वमेधा छात्रवृत्ति के लिए आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। और आने वाला समय में जब क्या होगा, बहुत जल्द एग्जाम नीचे आएगी तो सारा हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। अगर आप लोग को समझ आया है तो क्या कीजिए? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय स्वमेधा छात्रवृत्ति के लिए हमने जो प्रश्न लेकर आया है ध्वनि चैप्टर से, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इस तरह का जो प्रश्न आप इस चैप्टर से बनेंगे, उन चैप्टर से जहां से बनेंगे उन चैप्टर के लिए मैंने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा पार्ट 6 बन रहा है ध्वनि चैप्टर का। क्या बन रहा है? पार्ट 6। ऐसे देखेंगे कुछ कार्यों की प्रबलता डेसिबल में। मतलब हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो उस तरह से कुछ कार्य जो कर रहे हैं उन कार्यों में आपकी किताब में दिया हुआ है। जैसे हम बात करें कार्य हो गया समान श्वास, मन फुसफुसाहट, सामान्य बातचीत, फैक्ट्री का शोर, ऑर्केस्ट्रा और हवाई जहाज। ठीक है ना। इन सब की मतलब प्रबलता क्या होती है जिसे हम डेसिबल में मापते हैं।
अगर हम बात करें सामान्य श्वास की तो 10 डीबी होता है। कितना डीबी होता है? कितना डीबी होता है बाबू? 10 डीबी होता है। किसका? सामान्य श्वास का। और उसके बाद आपका आता है मंद फुसफुसाहट, मतलब फुसफुसाता लोग नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरा धीरा, ठीक है। तो उसका जो डेसिबल में मान होता है 30 डीबी होता है। कितना डीबी होता है? 30 डीबी। उसके बाद हम बात करें कि सामान्य बातचीत, जो हम लोग बातचीत करते हैं, सामान्य ज्यादा शोरगुल में बातचीत नहीं करते हैं, सामान्य बातचीत जो करते हैं, तो इसका मतलब डेसिबल में मान होता है कितना? 60 डीबी। कितना डीबी होता है? कहीं भी किसी को डाउट नहीं है। चलिए, उसके बाद हमारा फैक्ट्री का शोर याद रखिएगा कि 80 डीबी यानी क्या होता है? 80 डेसिबल होता है। क्या होता है? अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो उसकी फैक्ट्री से निकलने वाली जो शोर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, शोर किसे बोलते हैं? अप्रिय ध्वनियों को हम लोग क्या बोलते हैं? शोर कहते हैं ना। तो फैक्ट्री से जो अशोर मतलब क्या होती है? अप्रिय ध्वनियां जो निकलती है उसका मान कितना होता है? 80 डीबी होता है, डेसिबल होता है। उसके बाद हम बात करें ऑर्केस्ट्रा में, जो ऑर्केस्ट्रा में गाना वाना बजता है ना, उसका मान कितना होता है? 98 डीबी। कितना डीबी होता है? 98 डीबी। और हवाई जहाज की आवाज कितना होता है? 150 डीबी। आपने पीछे ऑब्जेक्टिव में भी इसको क्या किया है? पढ़ लिया। अब हम इसकी तरफ क्वेश्चन से जो बनने वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन ये है जो आपका हमेशा राष्ट्रीय क्या किया गया है? पूछा गया है। देखिए, कह रहा है लेकिन यही नहीं रहेगा, अंक चेंज रहेगा। क्या रहेगा? अभी मत कहिए सर आप तो कहे यही क्वेश्चन रहेगा। अरे क्वेश्चन तो सेम रहेगा लेकिन अंक क्या होगा? चेंज रहेगा। सूत्र आपको याद रखना होगा, है ना। देखिए, कह रहा है एक दोलन 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है। कितना बार करता है? एक क्या कर रहा है कि एक दोलन 4 सेकेंड में कितना बार? 40 बार। 4 सेकेंड में कितना बार? अर्थात 1 सेकेंड में कितना बार? 10 बार। 1 सेकेंड में कितना बार जाएगा? 10 सेकेंड, सॉरी कितना बार? 10 बार। कहीं किसी को डाउट नहीं। फिर क्या कह रहा है कि इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर देखो तो दोलन की संख्या कितनी बार है? दोलन की संख्या कितनी बार है? लिख लो। दोलन की संख्या क्या है? गलती लिख दिया क्या? दोलन की संख्या कितना बार है? 40 बार। आज समय कितना है बाबू? समय कितना है? 4 सेकेंड है ना। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है? आवर्तकाल। क्या निकालना है? तो आवर्तकाल का सूत्र देखो क्या है? लगा हुआ समय बटा दोनों की संख्या। क्या लिखा है बाबू? तो लगा समय कितना है बाबू? 4 सेकेंड। कितना सेकेंड है? 4 सेकेंड। कितना सेकेंड है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। उसके बाद आपका क्या चीज है? दोनों की संख्या कितना बार है? 40 बार। समझ में आया? अब इसको कटा देंगे। 4 एकम 4, 4 दहा के 40। अब क्या आ गया? 1/10। अब कौन कहेगा सौदी क्या चलेगा? तो जानो तो समझो में क्या भाग होता है। अगर 0 नहीं चले ना तो बहुत ही आसान है। क्या है भाई? 1 लिख दो। क्या लिख दो? चला 1। इस 0 के लिए क्या हो जाएगा? 1। आगे इसके बाद ये इसके आएगा तो क्या करेंगे? दशमलव को दे देंगे। क्या दे देंगे? और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। क्या लिख देंगे? तो क्या हो गया? अच्छा, चलो इससे जांच भी करके देख लेते हैं। मतलब देखो, ये क्या लिख देगा? अंक लिख दीजिए। कौन अंक लिख दीजिए? जो 1 है लिख दीजिए। आज 0 1 है ना। कितना अंक है? तो 1 घड़ी क्या कीजिए? दशमलव। 2 0 होगा तो 2 घड़ी क्या करते हैं? दशमलव देते हैं। अगर उसके पहले कुछ नहीं होता तो उसके आगे 0 लगा देते, ठीक है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर आप भाग करके भी इसके जांच करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 10 से कितना भाग करना है? चला कितना भाग करना है? 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो मान लो कि यहाँ पे क्या करो? 0 डाल दो। यहाँ क्या कर दो? अगर देखो ये 0 कहाँ से है? यहाँ पे 0 डालो, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? भाग नहीं लगेगा। तो क्या करो? दशमलव दो, इसके साथ क्या लगेगा? 0। तो 10 से कम 10 क्या हो गया? कट गया। कोई दिक्कत क्या रहा? अब देखो, आवर्तकाल का हम किसमें मापते हैं? आवर्तकाल को किसमें मापते हैं? सेकेंड में। तो क्या लिख दो यहाँ पे? 0.1 सेकेंड। क्या लिख दो? तो क्या कह रहा था निकालने के लिए? आवर्तकाल। क्या कह रहा था निकालने के लिए? आवर्तकाल। अब आवर्तकाल निकल गया। कौन निकल गया? क्या निकल गया बाबू? आवर्तकाल। अब आपको क्या निकालना है बाबू? आवृत्ति। तो आवृत्ति का भी फॉर्मूला देखो हमने लिखा है साइड में। दोनों की संख्या बटा लगा। दोनों की संख्या कितना बार है? और लगा सेकेंड कितना है? 4। तो 4 एकम 4, 4 दहा के
40, 4 दहा के 40, क्या हो जाएगा चला? 10 हर्ट्ज हो जाएगा। हम लोग आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। समझ में आया? आवृत्ति कितना हो गया? 10 हर्ट्ज। और आवर्तकाल क्या हो गया? 0.1 सेकेंड। क्या दिक्कत किसी को? चलो नोट करो। चलिए अब हमारा एक और क्वेश्चन बन रहा है। ये हमारा क्वेश्चन से है, आप ही की किताब के क्वेश्चन से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखेंगे बढ़िया से आप लोग कि एक मच्छर, क्या लिखा है? एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन, कितना बार? 500 कंपन प्रति सेकंड में, मतलब एक मच्छर है जो अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड में, एक सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है? 500 की औसतन दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब उसका औसतन है कि एक सेकंड में कितना? 500 बार कंपन करके ध्वनि क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो फिर कह रहा है कि कंपन का आवर्त काल तथा क्या करे? आवृत्ति ज्ञात करे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि क्या है? आवर्त काल का सूत्र क्या होता है? लगा समय बटा क्या होता है? दोलनों की संख्या। आवृत्ति का क्या होता है? दोलनों की संख्या बटा लगा हुआ क्या होता है? समय। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं ना है? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोलन की संख्या ज्ञात करें। पहले आवर्त काल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि दोलन की संख्या कितनी बार है? 500। मतलब दोलन क्या होता है? कंपित वस्तु ही होता है ना। तो दोलन की संख्या कितनी बार है? 500। अलगा समय कितना बार है? 1 सेकेंड है। तो आप देखो आवर्त काल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? लगा समय कितना है बाबू? 1 बटा कितना? 500। दोलन की संख्या कितना है? जब इसको काटोगे तो दशमलव वाला भाग करो तो यह आएगा 0.002। इसमें क्या लिख देंगे? सेकेंड। इसका माप क्या होता है? सेकेंड में होता है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? आवृत्ति। क्या निकालेंगे चला? आवृत्ति। आवृत्ति में क्या होता है? दोलनों की संख्या बटा लगा समय। तो दोलन की संख्या कितनी है? 500। लगा समय कितना है? 1 सेकेंड। इसका कितना हो जाएगा? 500 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? कहीं डाउट किसी को? चलिए थैंक यू।